हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आप हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखो ताकि आप हिंदी में 70 में 70 का स्कोर बिल्कुल आसानी से कर सको। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है कि हिंदी विषय की जो कॉपी होगी आपको जिस पर आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है, उस कॉपी का पहला पेज आपको कैसे भरना है, क्योंकि पहला पेज भी आपको भरना होगा। कैसे भरना है चलिए मैं आपको एकदम सही और सटीक जानकारी देता चलूं। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, गद्यांश कैसे हल करना है, पद्यांश कैसे हल करना है और मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत का गद्यांश पद्यांश कैसे हल करना है, जीवन परिचय और मेरे प्यारे बच्चों निबंध कैसे लिखना है और प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आज का यह वीडियो आपको 70 में 70 का स्कोर कराएगा यदि आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी लिखते हैं तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी के पहले पेज को कैसे भरना है। लिखा हुआ है यहाँ पर, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। आपको अपने आप भरना है, किसी से भराना नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो यहाँ पर अपना रोल नंबर आपको अंकों में लिख देना है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 12, 41, 54, 97, 26। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आपका जो भी रोल नंबर होगा आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, आप उसमें से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 12, 41, 54, 97, 26 इतना जो है अंकों में है। अब इसको शब्दों में लिखना है, क्योंकि अगला जो यहाँ पर कॉलम है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में कैसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक, संख्या क्या है, एक है, तो हम यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। और इसके बाद कौन सी संख्या है, दो है, तो यहाँ पर दो लिख दिया जाएगा, कामा लगाते रहिएगा। फिर एक है, एक लिख दिया जाएगा। इसके बाद है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिया जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 4, यहाँ पर 4 लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पर है 9, यहाँ पर 9 लिख देंगे। और इसके बाद है 7, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 7 लिख देंगे। और इसके बाद क्या है 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और लास्ट में क्या है 6, तो यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं, यदि यहाँ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे जो यहाँ पर आपने अंकों में भरा है उसको यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। इसके बाद अगला कॉलम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। पहला पेपर आपका किस विषय का होगा, हिंदी विषय का होगा, यहाँ पर आप हिंदी लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र क्या रहेगा, केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि एक ही पेपर आपका होना है हिंदी विषय का, केवल प्रश्न पत्र। इस तरह से आपको लिख देना है। आगे आप देखेंगे अगला कॉलम है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में आप जब देखेंगे इस साइड में ये जो लिखा रहेगा यही पेपर का कोड है और यही संकेतांक, यानी इसको ही आपको भरना है इस बॉक्स में। तो क्या है 801, इसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट में HB, जैसा यहाँ पर कोड लिखा रहेगा आप लिख दीजिएगा। अगला है यहाँ पर परीक्षा का दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों 24 फरवरी को कौन सा दिन है मेरे प्यारे बच्चों, सोमवार का दिन है। 24 फरवरी को
सोमवार का दिन है, आपकी बोर्ड परीक्षा सोमवार के दिन से स्टार्ट हो रही है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप, परीक्षा तिथि एवं पाली क्या है? तिथि 24/02 यानी फरवरी 2024, ये हो गई परीक्षा तिथि 24 तारीख दूसरा महीना और 2024। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पाली क्या? कक्षा 10 के सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके सभी पेपर होंगे प्रथम पाली में यानी सुबह की मीटिंग में। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम यानी जिस विद्यालय में आपका पेपर हो रहा है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आप प्रवेश पत्र से यानी आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, उसमें देखकर लिख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए ध्यान दें आप लोग, आदर्श इंटर कॉलेज लखनऊ, यहाँ पर ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपके केंद्र का नाम रहेगा आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद नीचे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर कक्ष निरीक्षक भरेंगे, यहाँ पर परीक्षा कक्ष संख्या वही लिखेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे और दिनांक डालेंगे, नीचे कुछ नहीं करना। तो एक एक चीज आपको क्लियर हो गई, कैसे आपको यहाँ पर अंकों में शब्दों में आपका अनुक्रमांक भरना है, किस तरह से सारी चीजें करनी है। इसमें आपको किसी भी तरह की काटपीट नहीं करनी है, ना ही यहाँ पर व्हाइटनर आपको लगाना है। बिल्कुल स्पष्ट भरिएगा आप, थोड़ा देर सही लेकिन अच्छे से भरिएगा, क्योंकि यदि आप यहीं पर काटपीट करते हैं या व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो आगे की कॉपी चेक करने में एग्जामिनर को थोड़ा बहुत संदेह होगा और आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इस मॉडल पेपर के द्वारा बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, क्या हेडिंग डाला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से खंड जो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, खंड यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड बा जो कि यहाँ से स्टार्ट है। इस मॉडल पेपर में 50 अंकों का खंडबा आएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 6 नंबर का गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। अब ये गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर अच्छे से क्लियर देख पा रहे होंगे। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गद्यांश आप हल करेंगे उसके शुरुआत के और उसके लास्ट के शब्द ऐसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे, उसके पहले आपको क्या डाल देना है? खंडबा। खंडबा आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 यदि पहले गद्यांश को कर रहे हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से डैश 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 का निशान लगाते जाएं, गद्यांश के लास्ट के शब्द काले पेन से। इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा, आप देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखा जाएगा, के गद्य खंड भी काले पेन से लिखा जाएगा। मैं संकलित क्या लिखूं, पाठ का नाम क्या है, क्या लिखूं नामक पाठ से या निबंध से या ललित निबंध से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर काले पेन से है आप काले पेन से लिखेंगे। और इस पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो गद्यांश का संदर्भ सेम यही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित अंश क्या है? आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। इतना रेखांकित अंश है। अब आपको क्या करना है? हेडिंग डाल देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। काले पेन से हेडिंग डाल देना है। अब व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, चलिए समझते चलें आप लोग। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि आज का साहित्यकार एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव को निहारना चाहता है, किंतु जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए हैं
मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पर है प्रश्न, लेखक के दूर के ढोल सुहावने होते हैं कथन का आशय क्या है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूर बजने वाले ढोलों की कर्कशता दूर तक नहीं पहुंच पाती है, दूरी पर वह मधुर प्रतीत होती है। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया गद्यांश हल करने का तरीका। बिल्कुल पूरे एग्जामिनर आपको 6 नंबर दे देंगे खुशी खुशी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा। यहाँ पर जो पद्यांश है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। मेरे प्यारे बच्चों इस पद्यांश का आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 2। इसके बाद पद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से, जैसे कि धूरी भरे अति शोभित, फिर डैश डैश का निशान लगाते जाएं। लास्ट के शब्द क्या हैं? ले गयो माखन रोटी, इस तरह से लिख देना है। इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और संदर्भ क्या होगा इस पद्यांश का? प्रस्तुत पद्यांश रसखान, आप देख पा रहे हैं काले पेन से, जो है आप काले पेन से लिखिएगा, द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। अब प्रसंग भी लिखना है आपको पद्यांश में, तो यहाँ पर प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है पद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इस पद्यांश का रेखांकित अंश है क्या मेरे प्यारे बच्चों? धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीर कछोटी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? रेखांकित अंश की व्याख्या। कविवर रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है? कि हे सखी, श्री कृष्ण का बाल रूप कितना मनोहर है, वह धूल में सने हुए हैं, वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं, चलते फिरते उनके पैरों में पैजनियों की ध्वनि होती है। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न पद्यांश का है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे पद्यांश का अगला प्रश्न है, प्रस्तुत सवैये में किसे भाग्यशाली बताया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनने वाले कावे को भाग्यशाली बताया गया है। क्या बताया गया है? भाग्यशाली बताया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न है, दिया गया है प्रश्न इस प्रकार से, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, वाणारस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति धोतते। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी संस्कृत खंड का गद्यांश हल करेंगे आप, उसके शुरुआत के शब्द काले पेन से, जैसा कि यहाँ पर है वाणारसी प्राचीन काला देव, लास्ट में यहाँ पर लास्ट के शब्द क्या हैं? अध्ययनम प्रचलिता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ। तो संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत, जो काले पेन से है आपको काले पेन से लिखना होगा, वाणारसी नामक पाठ से उद्धृत है। अब यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद आप लोग अच्छे से समझिएगा। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए
यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखेंगे अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, पहला ही पद्यांश या श्लोक इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। जब एक पेज पर एक प्रश्न हल हो जाएगा आप पेज बदल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने नहीं बदला है लेकिन आपको बदलना है, क्योंकि आप अगले पेज से अगले नए प्रश्न का उत्तर लिखना स्टार्ट करोगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 4। सबसे पहले हमने क्या किया, पद्यांश, जो भी पद्यांश हम हल कर रहे हैं उसकी शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द लिख दिए काले पेन से। इसके बाद संदर्भ आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इन सभी मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य को आपको हल करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर बिल्कुल पक्के करा दूंगा आप सभी के। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखने का सही तरीका, ताकि पूरे ये 5 नंबर आपको मिल सकें। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का इस तरह से हेडिंग डाल देना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर जयशंकर प्रसाद काले पेन से। और ये चीज आप जरूर करिए, जब भी जीवन परिचय लिखिए किसी भी लेखक या कवि का, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इसी साइड में आप लिख सकते हैं। जैसे जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था, काशी में। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद और शिक्षा इन्होंने 8वीं तक प्राप्त की और मृत्यु कब हो गई, 15 नवंबर 1937 को। रचनाएं इनकी कौन सी हैं, कामायनी, लहर, आंसू, चंद्रगुप्त, कंकाल, इरावती, अपूर्ण आदि। तो ये जो है आप लोग ध्यान दें, ये है बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज, आप लोग इसको जरूर लिखें। फिर जीवन परिचय आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के, यहाँ पर जो काले पेन से है आप काले पेन से लिखिएगा जब आप लिखेंगे, और जो नीले से है वह आप नीले से लिखेंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, श्री देवी प्रसाद साहू सुहनी साहू के नाम से जो है क्या थे, विख्यात थे यानी प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की विषय हिंदी शिक्षा और उन्होंने घर पर ही प्राप्त की, यानी इन विषयों की शिक्षा जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर ही प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा यानी टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। तो ये तरीका है जीवन परिचय लिखने का। एग्जामिनर खुशी खुशी से पूरे अंक दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर ध्यान दें आप लोग,
अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर किसका जीवन परिचय लिखने का तरीका। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, रचना का नाम भी लिखना है जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के अंतर्गत। तुलसीदास जी का जीवन परिचय, क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम में ये जीवन परिचय 100% आने वाले हैं। यहाँ पर जो तीनों जीवन परिचय हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा, इस तरह से हेडिंग डाल देना है। और सबसे पहले दूसरे नंबर पर है गोस्वामी तुलसीदास, इस तरह से। फिर जीवन परिचय अब कैसे लिखना है, महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर हैं, जैसे कि जन्म कब हुआ, सन 1532 ईस्वी में, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता हुलसी, गुरु का नाम नरहरिदास शेष सनातन, पत्नी का नाम रत्नावली, और इनकी मृत्यु कब हो गई, सन 1623 ईस्वी में। रचनाएं कौन कौन सी हैं, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। मेरे प्यारे बच्चों, अब जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है गोस्वामी तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, जो आप काले पेन से देख पा रहे हैं इसे आप काले पेन से लिखेंगे, जो नीले पेन से लिखा है आप नीले पेन से लिखिएगा। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। और क्या हुआ, रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया और वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। यानी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। अब इनकी रचना का नाम लिख देना है आपको रामचरितमानस, या इसमें से कोई भी रचना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको इस प्रश्न का भी उत्तर लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 7, यहाँ पर ये श्लोक जो है यहाँ पर ये पेपर में नहीं आया है, क्योंकि प्रश्न संख्या 4 में जो श्लोक हैं पेपर में, इस जो यहाँ पर इस मॉडल पेपर में श्लोक हैं उनको नहीं लिखना है, जो नहीं होंगे उनको लिखना है, यानी उनमें से एक। जैसे कि ये है यहाँ पर, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चा योजानात सह पंडितः। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, और कुत्र मरणम मंगलम भवति चंद्रशेखरः कः आसीत्, इनका उत्तर आपको बताना है। तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति चंद्रशेखरः एका प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रश्नों का आंसर हो जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, निबंध की। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 7 नंबर का प्रश्न है और 7 लोग जो है यहाँ पर निबंध लिखने के लिए तत्पर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसे लिखना है निबंध, चलिए यहाँ पर ध्यान दें कौन कौन से निबंध आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। सबसे पहले प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये हेडिंग आपको डाल देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रूपरेखा, इसके अंतर्गत प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, और प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं, और उपसंहार।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। सबसे पहली हेडिंग क्या है? प्रस्तावना। इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है? स्वयं भी आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, प्रदूषण की समस्या। हम इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण का अर्थ क्या है? दूसरी हेडिंग है यहाँ पर, जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में सर्वत्र व्याप्त है। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। चलिए, पहले प्रकार का प्रदूषण कौन सा है? जल प्रदूषण। जल जीवन का पर्याय है, यानी जल ही क्या है? जीवन है। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं और यह जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रदूषण का अगला प्रकार क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में यानी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? ये जो है की मात्रा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। कैसे लिखना है आप सभी को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि, लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों के होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारी की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता क्या हो जाती है? सुनने की क्षमता। अब अच्छा है, यहाँ पर ध्यान देना है आप सभी को कि लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार नहीं आती है। यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर रासायनिक प्रदूषण। प्रायः कृषक अधिक फसलोत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयाँ व रसायनों का प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। अगला है प्रकार प्रदूषण का रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो आप सभी लोग शेयर कर दें। आप सभी के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है इस कॉपी को तैयार करने में। सेम इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। क्या काले से रहेगा, क्या नीले पेन से रहेगा, सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं। अब प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं? तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं?
प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। उपसंहार में आपको क्या लिखना है? सरकार प्रदूषण के रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दें आप लोग इस वीडियो को। अब बारी आती है जो अगला प्रश्न आता है प्रार्थना पत्र का। इसमें आपको किस विषय पर प्रार्थना पत्र यानी लिखना है कि आपके आसपास जो है सफाई व्यवस्था अनुकूल नहीं है, उस विषय पर। प्रश्नोत्तर संख्या 10 अथवा या 10 जो भी होगा आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, किस विषय पर है? सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्योंकि आसपास जो है सफाई नहीं है, इसलिए अधिकारी को प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, विषय यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, महोदय निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई, नालियों में गंदा पानी फैल रहा है, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों की फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक बाजार नगर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। वह इस गंभीर गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें, ताकि यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, दिनांक आपको डाल देना है भवदीय प्रभाकर पांडे, अन्य व्यवसायीगण, चौक प्रयागराज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर इस तरह से एप्लीकेशन लिखा जाएगा यानी प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से आपको हिंदी विषय की कॉपी लिखनी है। 70 में 70 कैसे लाना है, सेम इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी है। तो वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।